This is lecture number 1. First we start unit number 1 functions and limits. So हमें सबसे पहले functions के बारे में और limits के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है. तो सबसे पहले हम function की definition पढ़ेंगे. Function is a relation between two non-empty sets which associate a unique element of the second set with each element of the first set. यानी कि हमारे पास जो function है कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, नहीं खाली सेट्स नहीं होने चाहिए, उनके दरम्यान में कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए. उन दो सेट्स के दरम्यान में एक ऐसा रिलेशन कि सेकंड सेट का हर एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट के एक एलिमेंट से एसोसिएट करे तो वो फंक्शन कहलाएगा. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी रिटन एज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड डिफाइंड एज. यानी कि हमारे पास अगर कोई दो सेट्स हैं ए एंड बी तो जो फंक्शन है वो उनके ऊपर डिफाइन किस तरह होगा, उसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं. यहाँ पे सबसे पहले है कि उस फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल होने चाहिए. यानी यहाँ पे जो हमने फर्स्ट सेट पढ़ा है ये फर्स्ट सेट ए के इक्वल उसकी डोमेन होगी. डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज अ सेट ए. फॉर सेकेंड कंडीशन, फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट ओनली वन बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ. यानी कि हमारे पास अगर ए सेट है उसमें से अगर हमने कोई एलिमेंट स्मॉल ए लिया है तो बी कैपिटल, हमारे पास कैपिटल बी यानी एक सेट मौजूद है उसमें से स्मॉल बी एक छोटा नंबर, उसमें से कोई भी नंबर ले लें तो उनके दरम्यान में इस तरह का अगर ऑर्डर पेयर बने और ऑर्डर पेयर बनने के बाद वो जो हमारे पास रिलेशन है वो एफ में से बिलोंग कर जाए तो ये जो हमारे पास इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा इसे हम फंक्शन कहेंगे. देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफाइन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टैंड व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अभी हमने पढ़ा कि फंक्शन हमारे पास अगर कोई भी हो, यहाँ पे है एक्स से वाई तक दो सेट्स हैं हमारे पास, इज द फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई. हियर वी हैव एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, देन स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यानी जो हमारे पास कैपिटल एक्स से नंबर बिलोंग कर रहे हैं उन्हें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहेंगे. और जो हमारे पास स्मॉल वाई जो है वो कैपिटल वाई से बिलोंग कर रहा है इसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे. यहाँ पे जो हमारे पास y है वो फंक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा होता है x के ऊपर, इसलिए y को डिपेंडेंट कहते हैं और x जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता इसलिए इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. देन वी हैव सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन. यहाँ पे हमारे पास स्विस मैथमेटिशियन ऑलर है जिसने इसको इन्वेंट किया था कि इसको हम लिखेंगे किस फॉर्म में. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड री दैट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. यानी अगर आपके पास कोई फंक्शन मौजूद है x की फॉर्म में तो उसे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. The next important definition is domain of the function, set of values that can be assumed by the independent variable of the function. यहाँ पे हमारे पास ये है कि जो डोमेन होती है वो सेट की इनपुट वैल्यूज़ होती है. यानी अगर आपके पास कोई एक फंक्शन दिया गया हो तो यहाँ पे जिस तरह हमारे पास x टू y, तो यहाँ पे कैपिटल x से जितनी भी वैल्यूज़ सपोज की जा सकती हैं वो सारी हमारे पास डोमेन की वैल्यूज़ होंगी और उसे हम कहेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन. यानी कैपिटल x जो है दिस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड डिनोटेड बाय DF मीन्स डोमेन ऑफ द फंक्शन. क्वेश्चंस नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए एक ज़रूरी बात जो हमें पता होनी चाहिए, डोमेन कैलकुलेट या किस तरह करते हैं या इवैल्यूएट किस तरह की जानी चाहिए. तो सबसे पहला उसका जो पॉइंट है, द डोमेन ऑफ एवरी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज यूजली सेट ऑफ रियल नंबर. जो डोमेन है वो ज़्यादातर जो है वो हम आर से लेते हैं, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स. रियल सेट्स में जो है वो आपके पास रैशनल और इरेशनल दोनों का यूनियन होता है. Then second point is the domain of the function is the set of all x belongs to R for which f of x is defined. यानी आप जो रियल नंबर्स में से वैल्यू ले रहे हैं वो जब आप उस वैल्यू पे फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए. यानी उसका कोई अनडिफाइंड आंसर ना आए या इस तरह का कोई आंसर ना आए जिसको हम कैलकुलेट ना कर सकें. थर्ड पॉइंट इज द वैल्यू एट विच एफ ऑफ एक्स बिकम्स अनडिफाइंड विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम आर. जब भी हम डोमेन कैलकुलेट करेंगे या डोमेन फाइंड करना चाहेंगे किसी फंक्शन की तो उसके लिए हमने डोमेन में से अगर कोई ऐसा नंबर आ रहा है कि वो वैल्यू पुट करने से फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है तो उसको हमने सेट आर में से एक्सक्लूड कर देना है, यानी उसको हमने निकाल देना. तो ये हमारी डोमेन कैलकुलेट करने का मेथड हो जाएगा. फिर फोर्थ नंबर पे है द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर for which f of x is real value.
ये नहीं कि हमारे पास जो डोमेन ऑफ द फंक्शन होगी वो हमारे पास सेट आर में से जब जितने भी हम नंबर्स लेंगे वो सारे रियल वैलिड फंक्शन होंगे, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं, इसमें रैशनल और इरेशनल जो है वो दोनों टाइप के नंबर्स आएंगे। फिफ्थ पॉइंट इज द वैल्यू एट विच एफ ऑफ एक्स बिकम्स कॉम्प्लेक्स वैल्यूड विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम आर। दिस इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर कि आपके पास जो जब आप डोमेन कैलकुलेट करेंगे तो अगर किसी वैल्यू पे फंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन कब बनता है? जब उसकी हमारे पास वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है, यानी स्क्वायर रूट में आपके पास लेस देन 0 वैल्यू अगर आ जाए तो वो हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स वैलिड फंक्शन होगा, यानी अयोटा के फॉर्म में। अब अयोटा के फॉर्म में किस तरह के नंबर्स आते हैं? अगर आपके पास वैल्यू आ जाए किसी भी फंक्शन की कैलकुलेट करने के बाद -1, तो ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट -1 है, दिस इज द फॉर्म ऑफ अयोटा, यानी ये अयोटा की वैल्यू है। तो इस टाइप की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये अगर स्क्वायर रूट में किसी तरह आ जाती हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन। तो इस तरह के हमारे पास अयोटा वाले जो है वो फंक्शन नहीं आने चाहिए। अगर कोई ऐसी वैल्यू जिस पे ये अयोटा वाली टर्म आ जाती है तो उसको हम जो है वो आर में से माइनस कर देंगे तो हमारे डोमेन आ जाएगा ना। लास्ट पॉइंट इज द डोमेन इज ऑल्सो कॉल्ड सेट ऑफ प्री इमेजेस। डोमेन को जो है वो हम प्री इमेजेस का सेट भी कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव द डेफिनेशन ऑफ कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। फॉर अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई द सेट वाई इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। अभी हमने पढ़ा कि जो कैपिटल एक्स था वो हमारे पास फंक्शन की डोमेन होती है, डोमेन ऑफ एफ जिसे कहते हैं, और वाई यहाँ पे है कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी सेकंड सेट जो हमारे पास होता है उसे कोडोमेन कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डोमेन, हमने पढ़ लिया। रेंज क्या होती है किसी भी फंक्शन की? रेंज ऑफ अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑल वैल्यूज विच द डिपेंडेंट वेरिएबल मे टेक। अब हमने पीछे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पढ़ा। अब रेंज होती है जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज आती है, यानी अब अगर आप किसी फंक्शन में वैल्यूज पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल हियर आई हैव द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। एक्स की कोई भी वैल्यूज हम अपनी तरफ से सपोज कर लेंगे 1 2 3 सो ऑन। इनमें से जब हम एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, इस फंक्शन में जहाँ पे x है उसकी जगह पे हमने 1 पुट करना है। 1 इज इक्वल टू इंटू 1, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरह अगर हम x इज इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू कैलकुलेट करें तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे 2 पुट करेंगे। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 4। अब इसमें हमारे पास ये जो x की वैल्यू हमने 1 2 पुट कर रहे हैं, ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास डोमेन की वैल्यूज़, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं फंक्शन की वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट की हैं, ये हमारे पास है रेंज की वैल्यूज, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास जो मौजूद होता है ये उसकी वैल्यूज हैं। देन हमारे पास आ जाता है कि रियल वैल्यूड फंक्शन किसे कहते हैं? अ फंक्शन इज सेड टू बी रियल वैलिड इफ बोथ द डोमेन एंड रेंज आर रियल नंबर्स। अगर डोमेन और रेंज दोनों के वैल्यूज जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं या रियल वैल्यूज हैं तो उसे हम रियल वैल्यूड के फंक्शन कहेंगे। रियल वैल्यूज से मुराद आपके पास रियल नंबर्स में से बिलोंग करना है, यानी 1 2 3 सो ऑन, इस तरह की कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, आदर वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या फिर इशारे वाली रकमें भी हो सकती हैं। इशारे वाले जो हमारे पास नंबर्स होते हैं जिस तरह 2.13 इस तरह की कुछ भी वैल्यूज। देन हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है पीस वाइज फंक्शन। अ फंक्शन विच इज डिफाइंड बाय 2 और मोर देन 2 रूल्स इज कॉल्ड पीस वाइज फंक्शन। अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है जिसको 2 या 2 से ज़्यादा रूल्स के मुताबिक लिखा जा सकता है या उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है या डिफाइन किया जा सकता है तो उसे हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, फंक्शन की वैल्यू जो है वो x के इक्वल होगी जब हमारे पास इंटरवल होगा x इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको रीड करने का तरीका जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको किस तरह पढ़ना है। x जो है वो हमारे पास राइट साइड से पढ़ेंगे तो x इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी x की जो वैल्यूज़ हैं 1 के बराबर और 1 से छोटी वैल्यूज़, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स 0 के बराबर और 0 से बड़ी वैल्यूज़। अगर इस तरह का कोई इंटरवल हमारे पास है तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर हमारे पास इंटरवल की वैल्यू आ जाती है एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 से बड़ी हो और 2 या 2 से छोटी वैल्यूज जो आ जाती हैं उनके लिए फंक्शन हम यूज़ करेंगे x माइनस 1। ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है। नहीं, इंटरवल के लिहाज से हमने फंक्शन की वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है। अगर हमारे पास इंटरवल है 0 से 1 की वैल्यूज़ के दरम्यान में कोई
वैल्यू तो हम फंक्शन की वैल्यू जो है वो x लिखेंगे। अगर हमारे पास इंटरवल 1 से 2 के दरमियान में है तो हम x-1 ये वैल्यू इसकी यूज़ करेंगे। देन वी हैव इंटरवल्स। इंटरवल के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि हमारे पास इंटरवल क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ओपन इंटरवल। एन इंटरवल दैट डज नॉट इंक्लूड इट्स एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। एक ऐसा इंटरवल जिसमें एंड पॉइंट्स जो है वो शामिल नहीं किए जाते वो हमारे पास ओपन इंटरवल होता है। अब ओपन इंटरवल लिखने की फॉर्म हमारे पास क्या होती है, इसको हम डिनोट कर रहे होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में x इज लेस देन b ग्रेटर देन a। अगर यहाँ पे एक बात नोट की जाए तो यहाँ पे इक्वालिटी साइन इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर इक्वालिटी साइन हो तो उसका मतलब होता है कि एंड पॉइंट्स भी शामिल हैं। अगर इक्वालिटी साइन नहीं है तो इट मीन्स ये ओपन इंटरवल है, इसमें एंड पॉइंट शामिल नहीं होंगे। और इसको हम लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट्स में a b स्मॉल ब्रैकेट्स। और इसके लिए फिर जो दूसरी नोटेशन यूज़ होती है वो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो बाहर की जानिब लगानी है इसमें। देन हमारे पास आ जाता है हाफ क्लोज्ड इंटरवल। एन इंटरवल इन विच वन एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड बट नॉट द अदर पॉइंट इज कॉल्ड हाफ क्लोज्ड इंटरवल। यानी कि ऐसा इंटरवल जिसमें एक पॉइंट शामिल हो और एक ना हो वो हाफ क्लोज होगा। जिस तरह यहाँ पे इसके लिखने की नोटेशन भी बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आपके पास x जो है वो लेस देन इक्वल टू b हो और ग्रेटर देन a हो, इट मीन्स अब यहाँ पे इक्वलिटी साइन आ गया है तो जो b है वो सेट में शामिल होगा और जो हमारे पास a है वो शामिल नहीं होगा। जिस साइड को आपने ओपन रखना है उसमें स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे और जिसको क्लोज रखना है उसमें हम ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और इसको लिखने का तरीका इस तरह का भी हो सकता है कि अगर आपने a को शामिल करना है तो a के साथ इक्वलिटी साइन होगा और b जो है वो सिंपली इसी तरह लिख दिया जाएगा। और इसके साथ जो है वो इसकी फिर नोटेशन इस तरह की होगी, अगर आपने a को शामिल किया तो a की तरफ क्लोज इंटरवल लगाना है यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स, और b की तरफ जो है वो ओपन इंटरवल लगाना है। लास्ट पे हमारे पास जो है वो आ जाता है क्लोज इंटरवल। एन इंटरवल विच इंक्लूड्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। यानी जिसमें हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज शामिल हो, एंड पॉइंट्स भी शामिल हो, उसके दरम्यान वाले पॉइंट्स भी शामिल हो, वो हमारे पास क्लोज इंटरवल होगा। इसमें हमारे पास आ जाता है इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल आर फाइनाइट नंबर्स a and b देन द इंटरवल मस्ट बी x इज लेस देन इक्वल टू b ग्रेटर देन इक्वल टू a। अब यहाँ अगर यहाँ पे हम इसको नोट करें तो हमारे पास यहाँ पे दोनों तरफ ही इक्वलिटी साइन यूज हुआ है, यानी x जो है वो b से छोटा है और बराबर है, ये भी वैल्यू अपने शामिल करनी है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a के बराबर और जो है वो इससे बड़ी वैल्यूज। तो इसको जब हम यहाँ पे इसकी नोटेशन यूज़ करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और दोनों तरफ से क्लोज ब्रैकेट्स हैं। देन हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल आ जाती है। हमने फंक्शन जो है वो हमें दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 1 f of x इज इक्वल टू, here we have example number 1 f of x is equal to x cube minus 2x square plus 4x minus 1। और इसमें हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है 0 पे और 1 पे, सेकेंड पार्ट इसका, एंड थर्ड पार्ट इज f of minus 2 सो ऑन। इसका फोर्थ पार्ट भी है f of x इज इक्वल टू 1 प्लस x, फिफ्थ पार्ट f of 1 over x। इसकी मैं आपको वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाती हूँ। सबसे पहले तो हमने इसकी वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करनी है। पहले हमारे पास जो फंक्शन लिखा हुआ है इसकी वैल्यू हमने 0 पे कैलकुलेट करनी है। f of 0 से क्या मुराद है कि हमारे पास जो x है उसकी जगह पे हम 0 पुट करेंगे। अब फंक्शन की वैल्यू हम लिख लेते हैं f of x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे हमने ये 0 वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास f of 0 की वैल्यू आ जाएगी एट x इज इक्वल टू 0। f of 0 यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 क्यूब माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 माइनस 1। f of 0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब लेंगे 0 आएगा, माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर इज 0 प्लस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 1। f of 0 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 प्लस 0 माइनस 1। ऑल जीरोस मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द आंसर, तो रिमेनिंग आंसर बच जाएगा माइनस 1। यहाँ पे ये जो हमारे पास वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ये f of 0 की वैल्यू आई है माइनस 1। इसी तरह हमारे पास जब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो उसमें हमारे पास सेकंड पार्ट के लिए है f of 1, जिसमें हमने फंक्शन में हर जगह x में वैल्यू पुट करनी है, x की बजाय 1 1 पुट करते जाना, तो हमारे पास ये सेकंड वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। सिमिलरली हमारे पास ये है f of माइनस 2, तो फंक्शन में हर जगह आपने x की जगह पर 2 माइनस 2 पुट करते जाना, तो ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ जाएगी।